वेलकम है आपका आज की वीडियो में। आज का चैप्टर होगा माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें क्लास 12th का बायो का चैप्टर है। इसमें हम पढ़ते हैं कि माइक्रोब हमें किस तरीके से हेल्प करते हैं। तो माइक्रोब्स पहले तो हमें ये पता होना चाहिए किंगडम मोनेरा के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं सब कुछ माइक्रोब उसके अंदर इंक्लूड होता है। सेकेंड इज़ कि इनकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, हर जगह पानी सॉइल हर जगह पाए जाते हैं। इनका यूज़फुल प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, वो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है माइक्रोब इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। घर में क्या चीज़ें यूज़ होती है माइक्रोब में। कर्ड जो हमारी दही है उसको हम कैसे बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब। जो लैक्टोबैसिलस है उसका यूज़ करके हम बनाते हैं घर में दही। आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी अभी जो थोड़ा गर्म दूध होता है, कोसा दूध जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर थोड़ी सी दही जो पहले की बची हो या खटाई जिसको बोलते हैं उसको डालते हैं ताकि उसको एक रूम टेम्परेचर पर छोड़ दिया जाता है ढक के, ताकि उसके अंदर कुछ माइक्रोब की एक्टिविटी हो जिससे हमें दही मिल जाती है। तो वो बैक्टीरिया जो अपनी एक्टिविटी उस गर्म मिल्क में दिखाता है वो क्या होता है, लैक्टोबैसिलस। इससे क्या होता है कि बेनिफिट्स B12 जो है दही में प्रेजेंट हो जाता है। दही में ही B12 होता है जबकि मिल्क में नहीं होता है। और इससे क्या होता है, डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब जो है स्टमक के ख़त्म हो जाते हैं और पता भी लग जाता है हमें कि हाँ हमारी स्टमक में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। कर्ड की हेल्प से ऑलमोस्ट सब सही हो जाता है। वैसे ही मिल्क के प्रोडक्ट्स हर चीज़ में यूज़फुल होते हैं। उसके बाद है डो में माइक्रोब का क्या यूज़ हो सकता है। जो हम ब्रेड बनाते हैं, डोसा बैटर होता है, वो कैसे फर्मेंटेड हो जाता है, क्यों होता है वो, CO2 रिलीज़ होती है उस पूरे बैटर में, जिसकी वजह से वो उसकी पफ्ड अप अपीयरेंस जो है हमें दिखती है। और तो और जो इडली डोसा है, ब्रेड है, सब बनता है विद द हेल्प ऑफ सैक्रोमाइसिस सर्विसिए जो कि एक ईस्ट है जिसको हम बेकर्स ईस्ट कहते हैं। इसको ब्रियर ईस्ट भी कहते हैं। आगे आने वाले पॉइंट में हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद है टोडी एक नेशनल ड्रिंक है साउथर्न इंडिया का, जो कि फर्मेंटेशन ऑफ सैप पाम ट्रीज से बनता है। सैप पाम के जो ट्रीज होते हैं उससे ये बनती है टोडी ड्रिंक, साउथ इंडिया का फेवरेट। उसके बाद आता है चीज़ यानी कि जो आप लोग पिज़्ज़ा में भी मोज़रेला चीज़, स्विस चीज़ और जो भी गार्निश वाली चीज़ आप लोग यूज़ करते हो, मुझे नहीं करती तो मुझे नहीं पता। चीज़ जो है मिल्क से ही बनती है। जो बैक्टीरिया है प्रोपियोनिबैक्टीरियम शारमानी, ये यूज़ होता है स्विस चीज़ में विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। जितने डिफरेंट वैरायटी के बैक्टीरिया होंगे उतनी अलग वैरायटी की आपकी चीज़ जो है आपके पास बनेगी। रॉकफोर्ट चीज़ जो है पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई से बनती है। ये अलग फ्लेवर मिलते हैं हर चीज़ के और ये प्रोड्यूस होते हैं अलग अलग बैक्टीरिया से। तो आप देख रहे हो बैक्टीरिया का कितना यूज़ है। बैक्टीरिया माइक्रोब सब हमारी डेली लाइफ में बहुत हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज़ माइक्रोब इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। अभी तक हमने हाउस होल्ड प्रोडक्ट पढ़ा। क्वेश्चन बोर्ड में तो स्पेशली सीधा आ जाता है कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट में आप कैसे यूज़ कर रहे हो माइक्रोब्स का, कोई 3 एग्जांपल दो। तो आपको ऐसे देना पड़ता है एग्जांपल। आप एक यीस्ट का दे सकते हो, आप कार्बन डाइऑक्साइड से जो फर्मेंटेशन हो रही है डोसा इडली बैटर में सैक्रोमाइसिस सर्विसिए यीस्ट के थ्रू, उसका एग्जांपल दे सकते हो। और कर्ड तो स्पेशली सबको याद रखना ही चाहिए और कर्ड खानी भी चाहिए रोज़। उसके बाद है माइक्रोब इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं वेरियस कंपाउंड्स का विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटर। फर्मेंटर क्या होता है, एक बड़ी सी मशीन लगा सकते हो आप जिसके अंदर आप अपना प्रोडक्ट डालते हो, साथ में वो माइक्रोब डालते हो जिससे उसकी यील्ड होएगी अच्छी खासी और वो बन के तैयार होकर आपको मिल जाएगा। फर्मेंटेड बेवरेजेस यानी कि कोई पेय पदार्थ। स्पेशली हम यहाँ पे ड्रिंक्स की बात करेंगे। ड्रिंक्स जो है फर्मेंटेशन से बनती है, माल्टेड सीरियल से, फ्रूट जूसेस से और सैक्रोमाइसिस सर्विसिए जो है यहाँ पे यीस्ट का यूज़ होता है जिसको ब्रूअर यीस्ट, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ब्रूअर यीस्ट भी बोलते हैं इसको और बेकर यीस्ट भी बोलते हैं। सैक्रोमाइसिस सर्विसिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। टू प्रोड्यूस इथेनॉल, इससे हम क्या प्रोड्यूस करते हैं इथेनॉल से, किससे, अनाजों से, फलों से और विद द हेल्प ऑफ सैक्रोमाइसिस सर्विसिए। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक डिपेंड ऑन रॉ मटेरियल एंड टाइप ऑफ प्रोसेसिंग। वही मैंने आपको इसमें भी कहा कि जितना जो आपको फ्लेवर चाहिए उसी प्रकार का आपको बैक्टीरिया यूज़ करना पड़ेगा, उसी प्रकार का माइक्रोब आपको यूज़ करना पड़ेगा। विस्की, ब्रांडी और रम आर फाउंड बाय डेस्टिलेशन। ये नीट 2025 का PYQ है जिसमें पूछ रखा था कि ऐसी कौन सी हैं जो विदाउट डेस्टिलेशन और विद डेस्टिलेशन फॉर्म हो रखी हैं। उन्होंने वहाँ पे बियर का एग्जांपल नहीं दे रखा था जिससे हमने सेलेक्ट किया था कि बियर जो है प्रोड्यूस होती है विदाउट डेस्टिलेशन से। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, अगर मुझे पेपर मिला तो मैं आपको ज़रूर पिन पॉइंट करके दिखाऊंगी। उसमें 3 एग्जाम्पल ये दे रखे थे, चौथा ये दे रखा था और ये बताना था कि विदाउट डेस्टिलेशन कौन सा प्रोड्यूस होता है। तो हमें पता लग गया था कि बियर होती है। विस्की, ब्रांडी, रम जो है डिस्टिलेशन से होती है जबकि वाइन एंड बियर प्रोड्यूस होती है विदाउट डेस्टिलेशन से। उसके बाद है एंटीबायोटिक। इंडस्ट्रियल स्केल पे एंटीबायोटिक्स बनती हैं
लार्ज अमाउंट में। सबसे पहले जो एंटीबायोटिक बनी दैट इज़ पेनिसिलिन, जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फर्स्ट डिस्कवर की थी और ये हेल्प करती थी आर्मी को वाउंड कवर करने में। डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन वाइल वर्किंग ऑन स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। स्टेफाइलोकोकस, कोकस आप देख सकते हो एक बैक्टीरिया की शेप है, कोकाई, जो हमने ऑलरेडी सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा। फ्लेमिंग ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ माउल्ड अराउंड विच द बैक्टीरिया डिड नॉट ग्रो। इट वॉज फाउंड टू बी केमिकल पेनिसिलिन प्रोड्यूस बाय पेनिसिलियम नोटेटम। यानी कि जो पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे वो काम कर रहे थे और वो बाय चांस उस माउल्ड को वॉश करना भूल गए थे, जिसकी वजह से पेनिसिलिन नोटेटम ने अपनी ग्रोथ दिखा दी थी। उसके बाद है हमारी कुछ ऑर्गेनिक एसिड, इनके माइक्रोब और टाइप ऑफ माइक्रोब भी क्या है कि फंगी है, बैक्टीरिया है या ईस्ट है। उसके बाद ऐसे ही सेम एंजाइम और यूजेस, इनका भी काफ़ी क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछा जाता है एज वेल एज बोर्ड्स एज वेल एज इन नीट। सिट्रिक एसिड जो है माइक्रोब बनता है, माइक्रोब एस्परजिलस नाइगर से बनता है, जो कि एक फंजाई है। एसिटिक एसिड जो कि विनेगर एसिटोबैक्टीरियल एसिटी बैक्टीरिया से बनता है। ब्यूटारिक एसिड क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिसियम बैक्टीरिया से। लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस स्पीशीज से। और बैक्टीरिया है जो कि इथेनॉल सैक्रोमाइसिस सर्विस है कि जो कि ईस्ट है, यानी कि एक फंजाई है। एंजाइम, अब यहाँ पे आप स्ट्रेन रिमूवर भी बोल सकते हो इनको या कुछ भी, बाकी इसके यूजेस बहुत अच्छे दे रखे हैं। लाइपेज एंजाइम जो है यूज़ होता है डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में और रिमूव करता है ऑयली स्ट्रेन को फ्रॉम द क्लोथ्स। पैक्टिनेस एंड प्रोटीएस यूज फॉर क्लैरिफाइंग बोतल जूस। इसका मतलब ये है कि जो आपकी बोतल जूस आते हैं उनमें फाइबर जो होता है फ्रूट्स का फाइबर, उसको रिमूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पैक्टिनेस एंड प्रोटीएस। जबकि जो आपका घर में जूस होता है उसमें से आप फाइबर नहीं अलग कर पाते, क्यों? क्योंकि आप लोग एंजाइम यूज़ नहीं करते हो। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू में तो स्पेशली। उसके बाद आता है इन्वर्टेज प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट टू कन्वर्ट इन्वर्ट शुगर फ्रॉम आइसक्रीम एंड कन्फेक्शनरीज। सेकंड है कुछ एंटीबायोटिक जैसे कि साइक्लोस्पोरिन ए और स्टैटिन। साइक्लोस्पोरिन ए जो है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्मोरमा एक फंगस से प्रोड्यूस होता है, जिसका काम होता है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट एज अ ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट। उनको होस्ट जब सर्जरी के टाइम कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं इम्यून से रिलेटेड, तब ये साइक्लोस्पोरिन ए इंजेक्ट की जाती है विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन। स्टैटिन जो है मोनोस्कर परप्यूरेस फंगस से बनता है, जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को लोअर करता है जिन पेशेंट्स में शुगर की प्रॉब्लम या बीपी की प्रॉब्लम होती है और अगर उनको कुछ मेडिकल सर्जरी करानी पड़े तो स्टैटिन का यूज़ होता है। थर्ड यूज़ जो हम पढ़ते हैं माइक्रोबिन सीवेज ट्रीटमेंट में। सीवेज हमें पता है कि मेनली पार्ट जो है हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट से ही निकलता है, हाउसेस से ही निकलता है, जिसके लिए गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान भी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था ताकि सीवेज वाटर पे सफाई की जाए, यानी कि सीवेज की दिक्कत को दूर किया जाए। इसके लिए प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट दोनों यूज़ किए गए थे। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है कि जो आपका मोटा मोटा वेस्ट होता है, यानी कि जो अलग हो सकता है मिट्टी से, पानी से, उसको सेडिमेंट किया गया, फिजिकल रिमूवल किया गया लार्ज और स्मॉल पार्टिकल फ्रॉम द सीवेज। Floating debris is removed by sequential filtration by passing through wire mesh screens. Then the grit, soil and small pebbles are removed by sedimentation in settling tank. The sediment is called primary sludge. जो हमने soil और small pebbles को लग किया that is primary sludge and the supernatant is effluent. Supernatant वो जो heavy mass उसका हमारे सीवेज का रह गया उसको बोला effluent. Effluent is taken for secondary treatment. अब जो मोटा मोटा पार्ट है जिसका कुछ नहीं बन पा रहा उससे हम आगे और कन्वर्ट करेंगे लेस टॉक्सिक पॉल्यूटेंट में, ताकि जितना हो सके उसको लेस टॉक्सिक बनाया जाए, ताकि अगर वो नदियों में जाए तो दिक्कत ना करे। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमने क्या किया, जो स्मॉल पेबल्स थे, वाटर थे, सॉइल थी, ग्रिट थी, सबको अलग कर दिया प्राइमरी इफिलेंट को, क्योंकि उससे ऑलरेडी कोई नुकसान नहीं हो सकता था। लेकिन जो मोटा वेस्ट बचा टॉक्सिक मटेरियल, उसको और कम करने के लिए, उसकी टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए उसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट यानी कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिया गया। Primary effluent is passed into large aeration tank with constant mechanical agitation and air supply. यहाँ पे एरोबिक और एनारोबिक दोनों टाइप के बैक्टीरियाज को यूज़ किया गया, जिसकी हेल्प से हमारा जो BOD यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है उससे पता लग सके कि कितना पोल्यूटेंट जो उस वेस्ट में भी रहता है। जितनी ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा है दैट मीन्स उसका टॉक्सिक मटेरियल अभी हाई है। जब BOD का लेवल डिक्रीज़ कर जाएगा दैट मीन्स जो वेस्ट है उसमें पोल्यूटेंट काफ़ी कम हो चुका है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी है
It is the amount of oxygen consumed if all the organic matter in 1 liter of water is oxidized by bacteria. BOD measures the amount of organic matter in water by measuring the rate of oxygen uptake by microbe. Thus, it is measure of organic matter present in water. Higher BOD indicate higher polluting potential और उस lower means कि polluting potential जो है कम हो चुका है. Next is microbe in production of biogas. Biogas is a mixture of inflammable gases like CO2, methane, etc. or methanogens, particularly Methanobacterium anaerobically break down cellulosic material to produce CO2 and H2 in anaerobic sludge in sewage treatment, rumen a part of stomach of cattle thus producing nutrition to cattle. अब हमें पता है कि मीथेन गैस का जो प्रोडक्शन होता है वो रूमन ऑफ कैटल में ही होता है. उसके जो डंग होता है उससे मीथेन गैस जो है प्रोड्यूस हो सकती है. तो लोगों ने कुछ टेक्निक अपनाई. लोगों ने क्या माइक्रोब की ही हेल्प से मतलब हमने बायोगैस का प्रोडक्शन किया जिससे क्या हो इनफ्लेमेबल है ये, जिससे घर में जो नीड है सिलेंडर्स की या कुछ भी कह सकते हैं जिससे खाना बन सके इजीली, उसका यूज़ किया गया. लोग घरों में ईंधन वगैरह का यूज़ इसको यूज़ किया गया. मैकेनिज़्म क्या है इसका? यहाँ पे डंग और वाटर को डाला जाएगा जबकि एक पाइप बना होगा पूरा गड्ढा सा जिसके अंदर सारा डंग और वाटर जाएगा. इसके अंदर ही कुछ डाइजेस्टर्स को डाला जाएगा जिसकी वजह से गैस प्रोड्यूस होगी और वो सीधा घरों में जाएगी, सप्लाई होगी जिससे लोग अपने घर में चूल्हा जला के खाना बना सकेंगे. और जबकि इसमें गैस होल्डर में अलग से जो स्लज बाकी वेस्ट बचा वो इकट्ठा होता जाएगा. मिथेनोबैक्टीरियम का जो है मेन रोल है इसमें. बाकी आप पढ़ना चाहो तो इसको पूरा पढ़ सकते हो. उसके बाद है माइक्रोब एज बायो कंट्रोल एजेंट. बायो कंट्रोल एजेंट में माइक्रोब्स का क्या यूज़ है? हमें पता है कि हमारी जो एयर है वो बहुत पोल्यूटेंट है. अब कुछ माइक्रोब्स उसको हमारी हेल्प करके उसका पोल्यूटेंट को कम करने में हेल्प करते हैं. Chemicals are toxic and harmful to human beings and animals. Chemicals pollute the environment and plants. Weedicide used to remove weeds also pollute the soil. Organic farmers use a holistic approach of following reasons. Keeping pests at manageable level by complex system of check and balance. हमें पता है कि ज़्यादा अमाउंट में बैक्टीरिया होगा तो दिक्कत ही होगी, लेकिन हमने उसको अपने लिए थोड़ा कम यूज़ में जितना हमारे मतलब क्रॉप्स के लिए हार्मफुल ना हो उतना यूज़ किया, जिसकी वजह से हमारे जो पेस्ट थे वो तो मर गए और साथ में हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी मेंटेन रही. उसके बाद कुछ एग्जांपल दे रखे हैं बायो कंट्रोल के. जो हमारी लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाई आर यूज टू गेट रिड ऑफ एफिड एंड मॉस्किटो रिस्पेक्टिवली. यानी कि जो लेडी बर्ड्स हैं वो एफिड्स को खाएंगी और ड्रैगन फ्लाइज मॉस्किटो को खाएंगी. इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम्स में. उसके बाद है बैसिलस thuringiensis यूज टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर्स बीटी कॉटन. हमें पता है कि हमारे पेड़ जो है नष्ट होते जा रहे थे, उसको बचाने के लिए भी हमारा जो माइक्रोब्स का है मेन रोल इसमें होता है. नेक्स्ट इज माइक्रोब एज बायो फर्टिलाइजर. राइजोबियम जिसका सिम्बायोटिक बैक्टीरियम है रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस एंड फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड. राइजोबियम जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम प्लांट और नाइट्रोजन को जो है कम अमाउंट में मतलब ये रिड्यूस कर देता है जिससे नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो कम प्रोड्यूस हो. एजोस्पाइरलम एंड एजोबैक्टर फ्री लिविंग बैक्टीरिया है. ये भी पूछा जा सकता है कौन सा है जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है और जो कौन से हैं जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं. तो इसका एग्जांपल आपको याद रखने हैं. उसके बाद है फंगी एज अ बायो फर्टिलाइजर. माइकोराइजा के साथ माइकोराइजा इज द एग्जांपल ऑफ दिस. ये भी फंगी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है रूट्स ऑफ हायर प्लांट टू फॉर्म माइकोराइजा एंड रिड्यूस द बायो फर्टिलाइजर. Cyanobacteria as biofertilizer fix atmospheric nitrogen and increase the organic matter of the soil through their photosynthetic activity, that is nostoc and Nabina oscillatoria. Advantage क्या है बायोफर्टिलाइजर की? ये फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को इंक्रीज करते हैं, रिड्यूस करते हैं डिपेंडेंसी ऑन केमिकल फर्टिलाइजर. उसके बाद हम देखते हैं ये चैप्टर जो है हमारा हो चुका है फिनिश. अगर आपको इसका क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करना. एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताना. मैंने कोशिश की है जितनी जल्दी हो सके इस चैप्टर को ख़त्म करने की. फिर भी अगर आपके कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, देन यू कैन सिंपली कमेंट मी. एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें. थैंक यू.